हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल रिनाइसेंस कोचिंग। और मैं आपकी मेंटर सोनल आज आपको कराऊंगी पोएट्स एंड पैनकेक्स के सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। राइट, उनको आंसर कैसे करना है, क्योंकि ये मेरे को स्टूडेंट्स बोलते हैं हमेशा कि मैम ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, तो इसीलिए मैंने आपको आंसर्स उसके बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताए हैं। राइट, चलिए तो सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय पैनकेक्स इन द चैप्टर? ये पैनकेक का क्या मतलब है? व्हाट आइडिया डज द ऑथर गिव अबाउट द प्रोडक्ट? Now, Pancake was the brand name of the makeup material used by the Gemini Studios to close every pore on the face of the artist. So, जो भी आर्टिस्ट होते थे वहां के सारे पोर्स को, फेस को कवर करने के लिए जो मेकअप मटेरियल यूज किया जाता था उसका ब्रांड नेम था पैनकेक। राइट, टू मेक हिम लुक प्रेजेंटेबल बिफोर द कैमरा, जिससे ये कैमरा के सामने प्रेजेंटेबल लगे। नाउ व्हाइल द एक्ट्रेसेस ऑफ येस्टर ईयर्स, यानी कि जो बहुत पुरानी एक्ट्रेसेस होती थी, दे वर फेमिलियर विद दिस मटेरियल, वो जानती थी इस मटेरियल के बारे में। द मॉडर्न एक्ट्रेसेस मे नॉट हैव इवन हर्ड अबाउट इट, लेकिन जो मॉडर्न एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। Now, prose writing is for the patient, persistent, persevering drudge. Why does the writer say this? कि prose writing इतना मुश्किल क्यों है, इतना patience क्यों चाहिए आपको उसके लिए, इतना आपको consistently ना सुनने की आदत होनी चाहिए, क्यों ऐसा है? Why is it difficult to be a prose writer? So the writer says this because prose writing in his days were not accepted readily for publication. जब भी आप publication के लिए जाते थे अपनी prose writing को, वो इतना आसान नहीं होता था उन दिनों में। क्यों? Often the writers of prose had to face many rejections before his work got an honorable launch. उनका लॉन्च होने से पहले ही काम बहुत रिजेक्शन से जाना गुजरना पड़ता था। ज्यादातर पब्लिकेशंस जो होते थे वो उनके काम को, प्रोज राइटिंग को रिजेक्ट कर दिया करते थे, और एंड दे वर नॉट रेडी टू पब्लिश देयर प्रोज राइटिंग्स। सो फॉर अ प्रोज राइटर, अकॉर्डिंग टू द राइटर, द क्वालिटीज ऑफ पेशेंस एंड टॉलरेंस टू एक्सेप्ट मल्टीपल रिफ्यूजल्स वर अ मस्ट। तो इसीलिए एक प्रोज राइटर को इतने सारे रिजेक्शंस लेने की आदत होना बहुत ही जरूरी है। राइट, चलिए क्वेश्चन 3। अशोका मित्रन डिस्क्राइब्स द कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस। ये जो वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस है, इसका क्या मतलब है, वो क्या कहना चाहते हैं इससे? सो अशोका मित्रन इंटेंड्स टू कन्वे दैट द कॉपीज, द एनकाउंटर, वो जो मैगजीन था, जो न्यूज़पेपर था, जो आर्टिकल राइटिंग का था, दे वर लेट आउट बट नो रीडर पेड एनी अटेंशन टू देम। वो रखे होते थे लेकिन कोई उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था। मोस्ट ऑफ देम हैड बीन ईदर कैजुअली स्कैन्ड, या तो कोई बस कैजुअली ऊपर ऊपर से देख लिया करता था, या फ्लिप थ्रू और हैड नॉट इवन ओपन, या बस ऐसे ही पेज पलट लिए या खोला ही नहीं। ठीक है, सो वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस में कि कुछ थोड़ा सा देख लिया, कुछ ओपन करके देख लिया, कुछ ऊपर ऊपर से देख लिया, या जस्ट किसी ने देखा ही नहीं। सो वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस का ये मतलब है। The people left in utter bafflement, बौखलाहट, right? After the English poet speech, ये जो English poet speech थी, उसके बाद लोग बिल्कुल बौखलाए हुए थे, यानी कि पागल हो गए थे। They were not able to relate anything, right? तो mention two things the speaker could have kept in mind before addressing an audience to avoid such a reaction. Audience का ऐसा reaction ना आए, इसके लिए दो चीजें क्या कर सकता था स्पीकर? So give your rationale for it. So the English poet कौन था? Stephen Spender spoke in an accent that was unfamiliar for the audience. Accent ही नहीं समझ में आ रहा था जो वो बोल रहे थे। Besides, he spoke about a topic that was beyond the comprehension of simple studio people. जो normal studio के लोग थे, उन्हों उस टॉपिक से रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे। तो पहली बात तो accent आपकी ऐसी, दूसरी बात आपने टॉपिक भी ऐसा चूज कर लिया जो वहां की ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा है। So had he spoken about a relatable issue and with the help of a translator, his speech would not have baffled the audience. उसकी स्पीच ने ऑडियंस को परेशान ना किया होता अगर उसने इन दो चीजों का ख्याल रख लिया होता। ठीक है, What views, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, What views does the author express about prose writing? Prose writing के ऊपर क्या व्यूज उन्होंने प्रेजेंट किए हैं? Does he actually mean what he says?
So the author says that prose writing is in no way the domain of exceptional brilliance. ये कहीं भी कोई exceptional brilliance लिखने वाली बात नहीं है. So no genius can have the patience, persistence and perseverance of a prose writer who boldly faces repeated rejections and continues to try his luck again and again. अब यहाँ तक मैंने short question में आपको समझा दिया है. ठीक है. So देखो, अगर आप एक जगह याद करते हो तो चाहे वो short की form में है चाहे वो long की form में है, आप दोनों तरीके से उसको आंसर कर सकते हो. With indifferent and callous editors who too don't think about the capabilities of prose writers. Now the writer in fact is no way belittle the prose writers. कोई भी writer, चाहे वो prose writer है, कोई भी किसी से कम नहीं है. With his tongue in the cheek, he is trying to expose those elements of literati who believe in the superiority of verse and consider. ये कहीं से भी नहीं कि verse के जो writers हैं वो superior हैं than the prose writers and consider prose writing to be mundane and ordinary. लेकिन वो ये समझते हैं कि जो prose writers हैं वो बहुत छोटा काम कर रहे हैं और ordinary लिख रहे हैं. Right? The humor in this page is very subtle and it shows the author's talent for saying something in an indifferent manner, leaving the reader to conclude his own interpretations. Right? Okay, such a charitable and improvident man, and yet the Subu यानी कि he had enemies. वो इतना improvised man है और इतना subtle है, उसके बावजूद भी उसके enemies हैं. आपने चैप्टर में पढ़ा था कि वो हर एक को अपने घर ले जाता था, वहीं पे उसको सोना खिलाना पिलाना सब होता था. ऐसा लगता था कोई आश्रम में इतने इतने लोग 14 15 लोग उसके घर में एक बारी में रहते थे, लेकिन फिर भी उसके enemies थे. How contradictory. So above statement is a satirical comment where the author with his tongue in the cheek describes Subu as a charitable and improvident gentleman. So ये एक satirical form में लिखा गया है. The author is obviously paying a left-handed compliment to Subu, who is far from being generous and kind-hearted, was a perfect selfish go-getter whose psychophancy brought him close to his boss. उसकी जो आदत थी ना psychological, हर चीज में जवाब देना, नए नए आइडियाज निकाल के लाना, उसकी वजह से वो बॉस के इतना क्लोज आ गया था. Shooting him to the number 2 position in the Gemini Studios. Now this attracted many far relations and acquaintances to him who flattered and praised him, and as a result इतनी लोग उसकी तारीफ करते थे और उसकी वजह से क्या हुआ, he enjoyed his hospitality in the hope of getting benefited by his कनेक्शंस. इसीलिए वो ये हॉस्पिटैलिटी एंजॉय करता था, लोगों को बुलाना करना खिलाना पिलाना, क्योंकि उसको लगता था कि शायद इन रिलेशंस की वजह से उसको कहीं ना कहीं कोई फायदा हो पाएगा. दे ऑल्सो इन्फ्लेटेड हिज ईगो बाय कॉम्प्लीमेंटिंग हिम. उसको इन्फ्लेटेड हिज ईगो मतलब उसको और चने के झाड़ पर चढ़ा देते थे. भाई तू तो ये है, तू वो, ऐसे करके उसको और चढ़ा देते थे, उसकी ईगो मसाज कर दिया करते थे. Now however in reality Subu was a very scheming man who took advantage of his boss gullibility and projected himself to be very efficient and capable. Now this antagonized many people like the office boy who considered themselves to be far more talented and deserving than him, and hence he found himself surrounded by enemies. Okay, now imagine Asoka Mitran witnesses a film shooting and visits a film set of present day Bollywood. Right? अब कितना खुश हो जाएगा वो. As Asoka Mitran write a diary entry penning down the transformation you notice between filmmaking of yesteryears and today. अब उसको कैसा लगेगा जब वो इतने साल पुरानी जो फिल्म मेकिंग थी वो देखता था और आज जब वो रियल सी उस पे सेट्स पे है आज की फिल्म मेकिंग देखेगा तो उसको क्या डिफरेंस लगेगा. आपने अशोका मित्रन बन के एक डायरी एंट्री लिखनी है. सो आपका फॉर्मेट वही रहेगा, डे डेट टाइम आप इधर ही कर दीजिए. डियर डायरी, today I was invited as a chief guest to inaugurate the recording room at Ramoji Film City. Prior to the inauguration ceremony, I was taken on the sets of film under production. I felt as if I was in a dreamland. I had never imagined that a film shoot could be so organized and professional. क्योंकि उसके टाइम पे तो ऐसा था ही नहीं.
right? My stint at Gemini Studios had left an indelible impression on my mind. उस टाइम का जो वो सब शूट था वो तो एक उसकी छाप छोड़ दी थी उसके माइंड पे, क्योंकि उसको लगता था वैसे ही चलता आ रहा है, लेकिन इतना प्रोफेशनल, इतना नीट हो जाएगा, इतने चेंजेस आ जाएंगे, उसने सोचा भी नहीं था. About the filmmaking as a chaotic profession. However, I was now in the midst of trained and qualified professionals. अब मैं किनसे घिरा हुआ था? सारे trained और qualified professionals से घिरा हुआ था. The artists had bound copies of script with them. Artists के पास काफी सारी copies थी जो सबके सबके scripts थी. Earlier, such shots used to be improvised on the spot. पहले क्या होता था, वही स्पॉट पे खड़े होके ही उनके जो सीन्स थे, डायलॉग्स थे, उनको हम वो रिवाइज कर दिया करते थे. द मेकअप रूम्स विद देयर पैनकेक्स हैड गिवन वे टू वैनिटी वैन्स. अब मेकअप रूम्स की जगह वैनिटी वैन्स आ गई हैं. Impressive as it was, it lacked the hustle and bustle which I believe was the identity of filmmaking in our days. अब वो भगदड़ हसल बसल भी नहीं है जो हमारे टाइम पे एक पहचान हुआ करती थी फिल्म मेकिंग की. Of course, the visual experience for the film buffs must be much better these days, but given a choice, I would still want to work the old way. अगर मुझे चांस दिया जाए आज भी तो भी मैं पुराने तरीके से ही काम करना चाहूंगा. As they say, to each his own, right? अशोका मित्र. तो ये उसकी तरफ से एक डायरी एंट्री थी. Now, after reading this story, you are impressed by the author's use of gentle humor to point out human foibles. Evaluate whether using such humor contributes towards bringing about a change in people's attitude and accepting their foibles. अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और अपने अंदर एक चेंज लाना, क्या ये ऐसे पॉसिबल है? So, gentle humor is an art. एक अच्छा जेंटल प्योर जो ह्यूमर होता है वो एक आर्ट है करना, राइट? हर एक कोई नहीं कर पाता है. एंड दैट कन्वेज अ मैसेज विदाउट द स्टिंगिंग पंच ऑफ सरकाज़म. ठीक है, वो एक मैसेज दे रहा है, कोई सरकाज़म में नहीं आपको डालना चाह रहा है. इट अलाउज द स्पीकर टू एक्सप्रेस हिज ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑफेंडिंग द लिसनर्स को ऑफेंड भी नहीं कर रहे हैं. सो द डिजायर्ड चेंज इन बिहेवियर कम्स विदाउट एनी बिटरनेस. बिना किसी कड़वाहट के वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है और unpleasant conflict. Now, Ashoka Mitran's humor successfully draws attention towards the chaotic style of filmmaking in the earlier times. Whether it was the horrible makeup style or undue favoritism towards undeserving people, he pinpoints the silly practices at Gemini Studio. ये सारी silly practices होती थी Gemini Studios में, all in a very lighter way, बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से. Right? Now, the radical transformation in filmmaking must have been influenced by such observations. Now, humor is certainly far better. Humor बहुत better है and more effective than nitpicking. किसी की बुराई करना या किसी को छेड़ना, उससे ज़्यादा बहुत better है कि आप एक अच्छे फॉर्म में एक आर्ट की तरह उसको प्रेजेंट करें ह्यूमर को. नाउ द प्लेजेंट गिगल्स, जो अच्छी हंसी है खीकी खीकी वाली, एंड लाफ्टर आर एन एडेड बोनस. वो और ऊपर से एक अच्छा लगता है जो बाद में उस ह्यूमर के बाद हंसी आती है, गिगलिंग्स होती है. ठीक है, हाउएवर इट कैन नॉट बी यूज्ड इन एवरी सिचुएशन. आप ह्यूमर को हर सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते हैं. सम पीपल मे गेट रियली एंग्री एंड फेल टू अप्रिशिएट द ह्यूमरस इंटेंट ऑफ द स्पीकर. ज्यादातर कितनी बार लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि स्पीकर का क्या इंटेंट था, उसकी इंटेंशंस क्या थी. इन सच अ सिचुएशन द लेसन इज लर्न्ड बाय द स्पीकर. ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस टॉपिक के. इसका मैंने थीम, मैसेज और कैरेक्टर स्केच प्लस इसका जो मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन है उसकी दोनों वीडियोस इससे पहले अपलोड कर दी हैं. मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ठीक है, आपको और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में लिखें. ठीक है, और इनके क्वेश्चन आंसर्स को प्लीज कैसे करना है उसको आप एक बार रिवाइज जरूर कर लेना. राइट, थैंक यू.